हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो कल हमने नाइट्रोजन के बारे में देखा था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन फंक्शन और फिर नाइट्रोजन की एक्सिस हमने देखी थी हमने। आज हम बात करेंगे फॉस्फोरस को लेके। फॉस्फोरस, ओके। फॉस्फोरस को लेके बात करेंगे, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट कैसे क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्लांट फॉस्फोरस को किस रूप में अपटेक करते हैं। सबसे पहले हम यही बात करेंगे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे इसका अपटेक फॉर्म क्या रहेगी, पहले तो ये बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि सिंपल सी है, प्लांट अपटेक फॉर्म कौन सी होगी। प्लांट अपटेक फॉस्फोरस इन किस फॉर्म में अपटेक करते हैं। दो फॉर्म है इसके, H2PO4 माइनस, एक है हमारी HPO4-2। इस दो फॉर्म के अंदर हमारे प्लांट अपटेक करते हैं हमारे नाइट्रोजन को मैक्सिमम टाइम पे। अब देखिए, मैं एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, उस ग्राफ को आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। सिंपल सी बात है। ये देखिए, अ, ये अपना पीएच वाला, ये अपना पीएच मीटर, पीएच ग्राफ हो सकता है। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ ये अपना है, सपोज ये मान लो कि H3PO4 है, ओके। ये मेरा H2PO4 है, सपोज। एक तरफ बात करूँ मैं, HPA4 माइनस है, ये -2 है, ये APA4-3 है, ओके। ये बात हो गई, ठीक है। सबसे पहले तुम इन दोनों की बात करो। अगर ये दोनों H3PO4, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोफॉस्फेट। ऑर्थो फॉस्फेट, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद रहना चाहिए। इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, ओके। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। इसको बोलेंगे हम टर्शरी ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चार पता होने चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फेट, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड टर्शियरी ऑर्थोफॉस्फेट। पहली बात तो ये, ओके। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आ भी सक ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं हमारे एग्जाम में। यहाँ से मैं आपको क्लियर सीधा, देखो आप देखो, अगर मैं शॉर्ट में लिखा दूं तो आपसे शॉर्ट में लिखा दूं तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो बुक से पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधी सीधी बात, अगर 4-5 जगह सोर्स जोड़ोगे तो जगह मिलेगा। मैं इसलिए एक जगह लिखा दे रहा हूँ सबको, एक ही बार में कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूँ आपका, देखिए मैं, ठीक है। अगर मान लो सॉइल का पीएच बढ़ेगा, क्या बोला मैंने, अगर मान लो सॉइल का पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा। इस तरफ से मैं ग्राफ बताऊं, ये वाला, सपोज अगर मान लो पीएच इंक्रीज हुआ ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच इंक्रीज हुआ तो क्या होगा। आप मेरे को बताएं कि सॉइल का अगर पीएच इंक्रीज होता तो क्या होगा, कि ये हमारा इस तरह से क्या होगा, H3PO4-, तो मतलब OH- बढ़ेंगे हमारे, OH बढ़ेंगे। सेम लिखता हूँ, OH- बढ़ेंगे, प्लस होगा ना, ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, बढ़े। अब हमारे HPO4- है, इसमें से हमारा H2 निकलता जाएगा, H2 निकला, ओके। समझिए आप, जब हमारा पीएच इंक्रीज होगा तो इस तरह से, हमारा पीएच इंक्रीज होगा तो इस तरह से चलेगी साइकिल। अगर पीएच डिक्रीज होगा अपना, तो साइकिल उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब PO4- तरह से क्या बन जाएगा हमारा, HPO4-2 बन जाएगा अपना। HPO4-2 से हमारा S3, जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज ऑफ सॉइल। अगर मान लो सॉइल का पीएच डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कि मैं इसको इससे लिखने की कोशिश करता हूँ, ओके, ओके। अगर मान लो पीएच डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से पीएच डिक्रीज हो रहा था, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो क्या होगा, हमारे H प्लस ऐड होंगे, H+ ऐड होगा, ये मान लो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे H+ ऐड किया, ओके, तो क्या HPO4- क्या बनेगा, H2PO4- बनेगा, ये बनेगा ना। फिर मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, क्या बनेगा, एक एक और H करूंगा मैं, तो क्या बनेगा मेरा
H2PO4 माइनस, फिर अगर मैं यहाँ पर एक और H करूंगा तो क्या बनेगा मेरे यहाँ पे H3PO4। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरा सॉइल का पीएच इंक्रीज होगा तो OH माइनस ऐड होते जाएंगे, पानी निकलता जाएगा, और मेरा अगर पीएच डिक्रीज होगा सॉइल का तो H प्लस जुड़ते जाएंगे। बात क्लियर हुई? ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़ा आएगा नहीं इसलिए मैं दूसरा पेज यूज कर रहा हूँ कि वो सेम ग्राफ ले लेते हैं। अपने क्या था H3PO4 H3PO4 माइनस, फिर क्या है हमारा HPO4 माइनस 2, यहाँ पर आएगा PO4 माइनस 3। ओके, ये दोनों H3PO4 और H2PO4 हमारे 2.2 pH पर ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमारे H2PO4 और HPO4 माइनस 2 ये हमारे 7.2 pH पर इक्वल प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमारे HPO4 माइनस 2 और PO4 ये हमारा 12 pH पर इक्वल प्रेजेंट रहते हैं। एक बार इसको अच्छे से देखें आप कि H3PO4 और H2PO ये इक्वल रहे हमारा 2.2 pH पे, ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, मैंने इक्वल कंसंट्रेशन पे रहेगी। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, जैसे कि ये मान लो HTPO4 माइनस इक्वल टू HPO4 माइनस 2, इस तरह से बात कर रहा हूं मैं, इस तरह से इक्वल रहेंगे हमारे 7.2 पे। इसको मैं थोड़ा अच्छे से और देखो, ये सब हो गया। आप ये थोड़ा नोट करके लिखें, जैसे कि बात करते हैं, ये हमारा क्या है H2PO4 माइनस मीन्स क्या है, इसमें ज्यादा H प्लस है, 2 H है, इसमें क्या 1 H है, तो मेरे को तो एसिड कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा H रहते हैं वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आए, नोट कर याद कर दो कि एट 7.2 pH अपने H2PO4 माइनस इक्वल रहेगा HPO4 माइनस 2 की। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 7.2 वाला। बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि अगर डीप में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन कर पाओ। बाकी क्वेश्चन ये पूछा जाता है H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 वाला। ओके, अगर मान लो ये दोनों इक्वल है, अगर कंडीशन है एट हो गया, अगर मान लो एट एसिड कंडीशन कौन सा ज्यादा प्रेजेंट रहेगा हमारा, जिसमें हमारे H प्लस H2PO4 माइनस 2। एट मान लो कि सैलाइन, अगर बोलते एट अल्कलाइन कंडीशन या न्यूट्रल बोल सकता हूं मैं, तो हमारे कौन से ज्यादा रहेगा HPO4 माइनस 2 ज्यादा रहेगा। यही सीधी बात है ना भाई साहब। आप तो H का खेल है, आप तो समझो खेल कि H का है, अगर मान लो कि जितना ज्यादा H प्लस रहेगा उतना ज्यादा एसिड है, जितना कम हमारा H प्लस है उतना ज्यादा वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, अल्कलाइन है। ठीक है, एक बार इसको देख लें आप अच्छे से, नोट कर लें। और हमारा जो H प्लस है क्या है, ये हमारा H प्लस है, बहुत वेरी करता है, मोस्टली डिपेंड ऑन सॉल्ट पीएच। ओके, तो मैं इस एसिडिक की बात कर सकता हूँ सिंपल, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो कि pH 7.2 लेस, यहाँ पर मोर देन 7.2, इस तरह से कर सकते हो आप, 7.2 से कम पे और 7.2 से ज़्यादा रहेगा ये। ओके, ये एक हमारा ऐसा न्यूट्रेंट है जो कि तुम्हारा डिपेंड करता है सॉल्ट पीएच का। सॉल्ट पीएच अगर फ्लक्चुएशन होगा तो इसका अवेबिलिटी फ्लक्चुएशन कर जाएगी। ओके, मोस्टली डिपेंड ऑन सॉल्ट पीएच। अब वेस्ट कंडीशन कितनी रहेगी इसमें, 6 से लेके 7 पीएच इसका रहेगा बेस्ट, मोस्ट डोमिनेंट फॉर प्लांट। प्लांट की बात करते हो मतलब 6 से लेकर 7 पीएच बहुत मैटर करता है इसके लिए। ओके, मोस्ट डोमिनेंट फॉर प्लांट्स।
आई होप अब क्लियर हुआ अब तक। इसका मतलब ये है कि मोस्टली डोमिनेंट का मतलब ज्यादा अवेलेबल रहेगा प्लांट के लिए। एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन। ये तो अगर मैं इसको अल्कलाइन की जगह एसिडिक भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। ये एसिडिक तो हो गया H2PO4, अल्कलाइन या न्यूट्रल के पास है ना, तो ये न्यूट्रल कर सकते हैं और न्यूट्रल। और हमारा H2PO4 ये क्या आएगा, वेरी अल्कलाइन। PO4 माइनस वेरी अल्कलाइन, H2PO4 मतलब एसिडिक कंडीशन, और HPO4 माइनस 2 अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल आएगा हमसे ज्यादातर तो वेरी अल्कलाइन भी आएगा। ओके, PO4 माइनस 3। फिर बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। ओके, फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस की बात करें कि सबसे पहले इसको बोलते हैं हम, दो चीज याद रखते हैं, इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ प्लांट बोलते हैं, सॉरी एनर्जी करेंसी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं की, या फिर उसको बोलते हैं की ऑफ लाइफ। फिर बात कर रहे हैं कि इसको हम बोलते क्या हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट क्यों बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट। एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ इसका एटीपी एंड एडीपी। एटीपी का नाम रहता है एडिनोन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी बात करूं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसका नाम रहेगा, सिंपल सी बात करूं तो मैं। ओके, और हमारे ये हमारा है एटीपी एंड एडीपी। एक होता हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी, इसका टू था क्या रहेगा हमारा, सॉरी एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, या एडीपी के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो हमारा बनेगा एटीपी। बात समझ में आ गई। अगर मैं एडीपी में ऐड करूंगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो मेरा बन जाएगा एटीपी। एक एटीपी के अंदर कम से कम 12 किलो कैलोरी होते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। फिर मैं और बात करूं, इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ की ऑफ लाइफ। इसको बोलते हैं, पहला ये हो गया हमारा, फिर इसको बोलते हैं की ऑफ लाइफ। की ऑफ लाइफ क्या बोलते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या बोलते हैं, डीएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फॉर्म होती है। इसमें जो फॉस्फेटिक ग्रुप बनते हैं वो हमारा फॉस्फेट के वजह से बनते हैं। आरएनए डीएनए के फॉर्मेशन काम आता है की, इसलिए की ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको। दो नाम, की ऑफ लाइफ और एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट, हमारा रहेगा फॉस्फोरस। और क्या रहेगा ये, इनडायरेक्टली प्ले इनडायरेक्टली प्ले ए सॉरी इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। ओके,
और ये प्लांट के अंदर अर्ली मैच्योरिटी इन प्लांट के अंदर अर्ली मैच्योरिटी लेके आएगा, लेकिन याद रखना कि नोट करके लिखो इस चीज को, हमारे जो है नाइट्रोजन अर्ली अर्ली मैच्योरिटी लेके आएगा हमारे प्लांट के अंदर, और लेकिन हमारे जो है नोट इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, वो डिले करती है, वो डिले मैच्योरिटी को डिले करेगी वो, और ये हमारा बढ़ाएगा उसको। इसको नोट करें एक बार। हम्म अब ये बात करते हैं इनडायरेक्टली प्ले रोल करता है। नेक्स्ट, indirectly play role in biological नाइट्रोजन फिक्सेशन। बीएनएफ के अंदर ये इंडायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल करता है। कैसे करता है वो देखते हैं एक बार, कि हमारे राइजो प्लांट के अंदर क्या है, राइजोबियम होता है, ये करता है राइजोबियम यूज ऑफ फॉस्फोरस एज एनर्जी। हमारे जो राइजोबियम होते हैं लेगमस प्लांट के अंदर, वो यूज करते हैं फॉस्फोरस को एज अ एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो हमारा इस तरह से हमारे इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है फॉस्फोरस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। ओके, ये हो गया। फिर इसका रोल होता है रोल इन सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। फिर बात करते हैं ये क्या करता है, इनडायरेक्टली सारे काम करता है। इनडायरेक्टली क्या करेगा ये, वाटर इंक्रीज करेगा, वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा इनडायरेक्टली। ओके, और क्या कर सकता है, ड्रॉट रेसिस्टेंस कर सकता है। ओके, ड्रॉट रेसिस्टेंस करेगा ये। फिर बात करूं अगर मैं, ये हमारे रूट्स को डेवलप करेगा, रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। अगर रूट्स का डेवलपमेंट कर रहा है तो मतलब जितने ज्यादा रूट्स का डेवलपमेंट होगा उतने ज्यादा रूट्स फैलेंगे तो मतलब हमारा पानी का अपटेक जल्दी होगा सॉइल से। तो इसलिए ये हमारा इंक्रीज कर रहा है वाटर यूज एफिशिएंसी। और ड्रॉट रेसिस्टेंस मतलब जितना ज्यादा रूट फैलेंगे तो मतलब हमारा प्लांट पानी अपटेक कर सकता है। हमारे ड्रॉट कंडीशन में भी हमारा प्लांट वाटर को अपटेक कर सकता है, इसलिए ड्रॉट रेसिस्टेंस हो गया हमारा ये। ओके, इसको नोट करें एक बार। और रहेगा इसके अंदर कि ऐसे हमारा फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस हमारा एनर्जी को स्टोर भी करता है और ट्रांसफर भी करता है इस एनर्जी को। फॉस्फोरस स्टोर देखो बच्चों, एनर्जी का मतलब कुछ नहीं है, वो मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारा, इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का। हमारा ये यहाँ था इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो एनर्जी है। लेकिन डायरेक्टली हमारा करता है पोटेशियम, डायरेक्टली हमारा ट्रांसफर करता है उसका एनर्जी का या कार्बोहाइड्रेट का। ओके,
फिर बात करता हूँ डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। अगर बात करूं डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस की बात कर सकता हूं मैं। सीधी सीधी बात है कि हमारे ये लोअर लिप्स हैं वो हमारे पर्पल कलर के हो जाएंगे। लोअर लिप लोअर लिप ऑफ कैसे हो जाएंगे? पर्पलिश कलर के हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि एनपीके हमारे तीनों न्यूट्रिएंट की प्राइमरी न्यूट्रिएंट के सिम्टम कहाँ आते हैं? हमारे लोअर लिप्स पे आते हैं, तो हमारे पर्पलिश कलर की लीफ हो जाएंगे। तो पर्पल कलर की लीफ हो तो कहीं, देखिए हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट, या लिख सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से बन रही है, हो रही है। तो फॉर्मेशन क्या हुआ हमारा एंथोसाइनिन पिगमेंट का? जब फॉस्फोरस से कमी हो गई तो हमारा एक होता है सुक्रोज, सॉरी सुक्रोज नहीं, वो है हमारा है स्टार्च। तो जैसे क्या होगा, जैसे हमारे फॉस्फोरस से कमी हो गई तो हमारा एक होता है स्टार्च। स्टार्च का एक्लोमेशन एक जगह हो जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता हो। तो ये इसलिए बन रहा है कि एक सेकंड हेलो, हाँ भाई, हाँ जी। तो बात कर रहे थे हमारा फॉर्मेशन में एंथोसाइन, एंथोसाइन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था कि हमारा जो क्या है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज उसका एक्लमेशन ऑफ सुक्रोज का एक्लमेशन हो रहा था, एक्लमेशन ऑफ सुक्रोज। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो उसका एक्लमेशन सुक्रोज हुआ, क्या हुआ होने का रीजन क्या? उसका ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा, बिकॉज ट्रांसलोकेशन स्टॉप, क्योंकि उसका ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो गया इसलिए। ओके, लोअर लिप पर्पल हो गया, मैं लोअर लिप पर्पल कलर के पर्पलिश कलर आएगा और फॉर्मेशन एंथोसाइनिन क्यों होगा? एक्लिमेशन ऑफ सुक्रोज। इसकी मैंने कल बात करी, इंडिकेटर प्लांट क्या रहेगा इसका? इंडिकेटर प्लांट वो हमारा रहेगा मेज। और थोड़ी और बात कर सकते हैं इसमें हम कि ये हमारा है कॉटन। कॉटन के अंदर क्या रहेगा? इन कॉटन कॉटन इन कॉटन के अंदर क्या होगा? कॉटन के अंदर सिंपल सी बात है कि सिक्कल लिप बन जाएंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इन कॉटन, सिक्कल लीफ हो जाएगी। अब बात करूं मैं क्रिकल लीफ, नोट करके लिख लो आप, इन कॉटन क्रिकल लीफ फॉर्मेशन होगी, क्रिकल लीफ फॉर्म बाय एमएन टॉक्सिसिटी। एमएन ज्यादा होगा तो हमारा क्रिकल लीफ बनेगी कॉटन के अंदर, और ये एमएन होता हमारा ब्लैक सॉइल के अंदर। ब्लैक सॉइल, देखो ब्लैक सॉइल का काला रंग क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एमएन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका कलर ब्लैक इन कलर का होता है, ये हो सकता है। फिर मैं और थोड़ी बात करूं इसकी कि और क्या आएगा इसमें बच्चों? रुको एक सेकंड, रुको आप नोट करो इसको। अब मैं बात करूं डिफिशिएंसी इसकी, डिफिशिएंसी इसकी कमी से क्या होगा? अगर मान लो सिंपल सी, सॉरी मैं तो ये तो पढ़ लिया ना आपने, एक्सेसिटी एक्सेस, सिंपल सी बात है। अगर मान लो फॉस्फोरस बहुत ज्यादा हो गया, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉस्फोरस ज्यादा हुआ है
तो इसकी वजह से फॉस्फोरस की ज़्यादा वजह से ये क्या है कि हमारा ये दो होते हैं हमारे, जिनका नाम होता है जिंक एंड आयरन, ये दोनों कम हो जाएंगे, समझे आप। अगर मान लो फॉस्फोरस ज़्यादा हुआ तो हमारे जिंक और आयरन दोनों कम हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक, तो समझे आप, इसको बोलते हैं अगर मान लो कि फॉस्फोरस इंक्रीज होगा तो हमारे आयरन और जिंक की कमी हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा हो गया फॉस्फोरस। एक होता है इसके अंदर तो हमारे एक होता है फॉस्फोराइलेशन, एक टर्म नोट कर लो आप, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिस जगह पर ज्यादा फॉस्फोरस होता है उस जगह से फॉस्फोरस दूसरी जगह चला जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बोल सकता हूँ। हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे ज्यादा फॉस्फोरस है और कम फॉस्फोरस वाली जगह चला जाएगा, पहली बात तो ये हो सकती है इसमें। या इसको मैं दूसरी जगह से बोलना चाहूँ कि एडिशन और ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एनर्जी रिच कंपाउंड टू एनर्जी रिक्वायरिंग कंपाउंड, या मैं लिखना चाहूँ या फिर एडिशन या फिर ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, या फिर इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ कि एडिशन और ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट कंपाउंड फ्रॉम रिच टू हाई। तो सिंपल समझा कि हाई, यहाँ पर फॉस्फोरस नहीं है, उसको मतलब यहाँ पर ज्यादा फॉस्फोरस है और कम फॉस्फोरस है जिस जगह, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। सिंपल से इतना समझे आप इसको वैसे भी। ओके, फिर मैं बात करूँ थोड़ी एक अलग सा है कि जिसको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के अगर बात करूँ मैं तो एक पी आइसोटॉप्स, पी आइसोटॉप्स, पी अगर आइसोटॉप की बात करूं मैं, पी यहाँ पर 31, फिर पी 32, पी 33 रहेगा, ये अपना रहेगा स्टेबल। ये दोनों हमारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। समझ में आपको, ये हमारे कितना है, ये स्टेबल है, ये हमारे कौन से दोनों, हमारे कौन से, ये दोनों अपने हैं रेडियो एक्टिव। ओके, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की बात करूं तो हमारे ये है P32 और दोनों कैसे रेडियो एक्टिव है, तो इसकी रहेगी 14 डेज, इसकी रहेगी 25 डेज। आपको इसको एक बार नोट कर लें इसको कि हमारे चेन होते हैं हमारे आइसोटोप, ठीक है, 31, 32, 33 स्टेबल ये है, दो हमारे रेडियो एक्टिव है। हाफ लाइफ की बात करें तो हमारे इसकी 14 दिन रहेगी, इसकी रहेगी 25 दिन। ओके,
जी बच्चों, तो थोड़ी और बात कर लेते हैं एक दो पॉइंट लास्ट में यूएपी। और आपको पता है कि एक होता है यूजीसी ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या होता है? ओके, ये बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है। यूजीसी क्या होता है, जैसे कि नोट करके लिख लो इसको आप, नोट यूजीसी, इसको लेना यूएटीपी, टीपी, टीपी, ये टीपी। यूटीसी हमारा क्या करेगा, ये सुक्रोज को बनाएगा, ये बनाएगा अपना सेलुलोज, ये बनाएगा अपना फॉस्फोलिपिड। ओके, और एटीपी का मतलब लिखा हुआ है कि इसके अंदर एडीपी प्लस 32 किलो जूल एनर्जी प्लस फॉस्फेट। ओके, ये रहेगा अपना। ओके, थोड़ा आप इसको भी लिख लें कि एटीपी का मतलब क्या था, एडीपी प्लस 32 किलो जूल प्लस फॉस्फेट। यूटीसी यूटीपी ये बनाएगा सुक्रोज फॉर्मेशन करेगा ये। ओके, जीटीपी मतलब सेलुलोज फॉर्मेशन। अब यूजीसी सीटीपी बनाएगा हमारा फॉर्मेशन। ओके, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन करेगा। तो डिस्टेंस ये रहा हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की ये थे हमारी कुछ मोटी मोटी बातें, एक बार इसको देख लें आप अच्छे से कि एंटागोनिस्ट इफेक्ट हमारे फ्री नेगेटिव प्लांट्स हो गया हमारा, फिर ये इस तरह से बायोलॉजिकल कि किस तरह से रोल प्ले करता हमारा, फिर ये हो गया। सबसे मेन तो अपना इसके अंदर यही था। अच्छा, तो ये हमारा हुआ गया। तो बाकी तो मैंने जनरल बातें तो आपको मैंने कल की क्लास में बता दी थी कैसे कैसे क्या था। और देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मिनरलाइजेशन या सिमुलेशन, वो मैं इकट्ठा एक बार में कर दूंगा। जैसे रेटिंग्स की बात करेंगे वो मैं एक साथ में एक क्लास लूंगा, उसमें मैं रेटिंग्स हो गया फिर मिनरलाइजेशन हो गया, वो सब एक क्लास में कर लेंगे हम।